लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी खरीदारी। निफ्टी करीब 180 अंक बढ़कर 17,150 के पास बंद। सेंसेक्स में करीब 600 पॉइंट का उछाल। सिंगापुर जीआरएम में उछाल से रिफाइनिंग कंपनियों में जोश। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में करीब 18% तक की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब। कल आएंगे एचसीएल टेक और नेस्ले के नतीजे। एचसीएल टेक की आय स्थिर रहने का अनुमान, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में दिख सकता है दबाव। नेस्ले की आय में 9% की बढ़त संभव। कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज हल्की तेजी। ब्रेंट 108 के पास। ग्लोबल ग्रोथ घटने की चिंता से ऊपरी स्तरों पर दबाव। येस बैंक में हिस्सा खरीद के दौर से ब्लैकस्टोन और एडवेंट बाहर। कार्लाइल ब्रूकफील्ड से हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत जारी। बैंक की 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। और दिल्ली में मास्क फिर से हुआ अनिवार्य। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में हुआ फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज के शो में हम आपके लिए। दिन भर बाजार में क्या हुआ, अपडेट मिलेगा आपको। हमने देखा 5 दिन गिरावट के बाद आज बाजार में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली, तो बाजार का पूरा हाल आपको देखने को मिलेगा आज कार्यक्रम में। साथ ही साथ कल आने वाले नतीजे, नेस्ले और एचसीएल टेक क्या अनुमान बना रहे हैं यहाँ पर रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स, जानेंगे हमारी रिसर्च टीम से। साथ ही कल के ट्रेडिंग के लिए दमदार कमाई वाली कुछ एक्सपर्ट्स कॉल हमारे मेहमान आपको आज देंगे। और हमारे साथ पूरी टीम हमारी मौजूद होगी आज, जिसमें हमारे जो रिसर्चर्स हैं सौमित सरकार, साथ ही साथ विनी मोतीवाला और शरद दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि कल बाजार में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनकी क्या सिचुएशन है। और आज इनफैक्ट हमने देखा कि आज गैस कंपनियां, खासतौर पर रिलायंस, एमआरपीएल जैसी कंपनियां काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ चल रही थी। क्या उसकी वजह रही वो जानेंगे अपने रिसर्च टीम से हम। लेकिन सबसे पहले करते हैं बाजार की बात, जहाँ हमने देखा कि पिछले 5 दिनों की गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। बाजार में आज खरीदारी देखने को मिली। ऑटो, तेल और गैस, फार्मा शेयरों में खरीदारी हुई। एफएमसीजी, रियल एस्टेट शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। बाजार में आज के दिन के पूरे एक्शन के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। सीधा चलेंगे उन्हीं के पास। बिल्कुल, देखिए आज एक गैप अप के साथ मार्केट्स ओपन हुए, लेकिन वो जो गैप अप यानी जो तेजी थी पॉइंट्स के लिहाज से वो इतनी सस्टेन नहीं हो पाई। बैंक निफ्टी तो अपनी मोमेंटम को लूज भी करता था, हरे निशान में हालांकि आखिरी में जाते हुए क्लोज हुआ। 200 पॉइंट्स की आप अपमूव देख रहे हैं निफ्टी पर। तो कल जो एक डीप गैप डाउन हमें मिला क्लोजिंग के वक्त पर, उसको कहीं ना कहीं फिल किया बाजार ने। और आज कौन से सेक्टर्स और क्लियरली जहां एक्शन, जिन पॉकेट्स में क्लियर एक्शन दिखा और उसमें सिर्फ स्टॉक्स का नंबर ही ऐड होता गया, उनमें से एक स्पेस रहेगा सीमेंट स्पेस, जो लगातार हम देख रहे हैं एक सर्च पर। अगर आप पहले 5 ये 7 काउंटर्स देख लें एफएनओ के, निफ्टी के, तो उसमें आपको सीमेंट स्पेस दिखेगा ही देखा। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सारे वो काउंटर्स थे जो क्लियरली आज आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई दिए एफएनओ स्पेस में। निफ्टी के भी आप जो अगर मूवर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट जैसे काउंटर तेज थे। दूसरा सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा था वो था पूरा ऑटो पैक में एक रीबाउंड्स थी। आप आयशा मोटर की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, एमएनएम की बात करें, उन सब में एक रीबाउंड देखने को मिला। तो ये दो तीन स्पेसेस क्लियरली थे। उसके अलावा रिफाइनिंग स्पेस, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम लगातार इस क्वार्टर में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और उसके चलते रिफाइनिंग काउंटर्स जो है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस भी कुछ हद तक इस वजह से भी आपको तेजी दिखाई दे रही है। उसमें इनमें एक साइड मूव दिखा था। और जो आज बाजार को सहारा देने वाले ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस है, क्लियरली वेटेज के लिहाज से हैवी इंडेक्स लाइक रिलायंस ने बाजार को आज भी सपोर्ट दिया।
कल भी बाजार 4.5% तक रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की, यानी आप सोचिए कि रिलायंस भी कल ना होता तो कितना बड़ा और डीप फॉल था। लेकिन आज रिलायंस में तेजी देखने को मिली। बैंक्स ने आज किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं दी, ना ही आपको ड्रैगर्स दिखे और ना ही आपको लीडरशिप आती हुई दिखाई दी। तो कुछ पॉकेट्स जो क्लियरली आज जिनमें एक अच्छा भरपूर एक्शन देखने को मिला, उसमें रिटेल स्पेस, ओपन अप का स्पेस जैसे कि पीवीआर हुए, रिटेल काउंटर्स, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर्स, ट्रेंड शुरुआती कारोबार में अच्छा कर रहा था। आदित्य बिरला उसमें एक अच्छी सुबह में तेजी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि शॉपर स्टॉप में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑटो और ऑटो से जुड़ा हुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस यानी टायर स्टॉक्स हो, क्योंकि क्रूड का एक इम्पैक्ट हुआ, क्रूड में सॉफ्टनेस होती है, तो टायर स्टॉक्स हो, पेन स्टॉक्स हो, इनमें अच्छी मूव होती है। तो सिर्फ ऑटो नहीं चले, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी चले। उसी तरह से हमने देखा कि होम इंप्रूवमेंट के स्टॉक्स यानी अगर पेंट स्टॉक्स चले, सीमेंट स्टॉक्स चले, तो साथ ही उसके अलावा एस्ट्रल, पाइप्स, केबल्स, ये स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिली। 17,150 एक बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा है बाजार निफ्टी के लिए, और इसके पास ही मार्केट्स यहाँ क्लोज होती है, जो एक बुलिश सिग्नल भी देती है। और जाते आते तो हमने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए देखे बिफोर दी एक्सपायरी। शुक्रिया प्रियंका उस पूरे अपडेट के लिए। और कई एक्सपर्ट से हमारी बात हुई और जाना हमने कि बाजार की दिशा यहाँ से कैसी रहेगी। इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के चेयरमैन प्रदीप शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के कारण बाजार पर दबाव रहेगा। उनके मुताबिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके दिख रहे हैं। मार्केट में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। एक तो करेंसी डिप्रिशिएट होगी, तो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से, वहाँ बाहर के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, यहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, सब क्लाउड्स के लिए ओवरऑल मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं सिर्फ, पर इंडिया भी कम नहीं हो सकता है। अभी क्या है, लकीली अपने डोमेस्टिक डिमांड, अपने जो सिप वाले हैं 12,000 करोड़ महीने में सिप में डालते हैं जो इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, तो वैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, उन्होंने बैलेंस कर दिया है। पर वो कितना तक बैलेंस हो सकेगा? बाहर के लोग बेचने आएंगे तो कभी कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, तो मार्केट पड़ने वाला है, और मार्केट थोड़ा पड़ेगा ही। अभी क्या उसमें हो सकता है कि अगर जो ये यूक्रेन का सेटल हो जाए, उसमें वॉर बंद हो जाएगा, अकेला उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। जो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए, रशियन तेल वापस मार्केट में आ जाए, तो ऑयल प्राइसेस घटे, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल, तो रशिया और यूक्रेन का जो संकट है वो जब तक सुधरता नहीं तब तक बाजार में बड़ी तेज़ी की ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, ये मानना है हमारे मेहमान का। हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनय, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कल हमने देखा 17,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद आज एक रिकवरी देखने को मिली, 17,100 के ऊपर की क्लोजिंग है। कैसे रीड कर रहे हैं बाजार के आज के मूवमेंट को आप? जी, गुड इवनिंग। तो 4 अप्रैल को हमने हाई बनते हुए देखा था 18,115, और उधर से जो फॉल आया, और फॉल करीबन 7 से 8 सेशन का था, 16,824 का लो बना, तो करीबन 1300 पॉइंट का फॉल देखा है हमने। और जो कल का जो लो था वो एग्जैक्टली 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। तो 16,825 वाज अ क्रूशियल लेवल, और वहां से ही रिवर्स हुआ है। आज के सेशन में भले ही हमने 1% जितनी बढ़ोतरी देखी, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने के बाद निफ्टी ने एक इनसाइड बार पैटर्न बनाई है। इनसाइड बार का मतलब ये है कि आज का जो पूरी दिन का जो रेंज थी वो कल के रेंज के अंदर थी, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुल बैक की निशानी दिखा रहा है। तो डेरिवेटिव साइड से भी ओवरसोल्ड सिनेरियो लग रहा था, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.65 पहुंच गया था कल शाम तक। तो उसके चलते ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स पिछले दिनों जिस तरह से गिरे हैं, तो उनमें भी एक पुल बैक रैली आ सकती है। तो इस लेवल से मुझे तेजी लग रही है, पुल बैक लग रहा है, नॉट रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट पुल बैक रैली हो सकती है। 17,450 से 17,500 तक का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, जहां पे 17,500 क्रूशियल रेजिस्टेंस है, क्योंकि अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमने पिछले दिनों होते हुए दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहां से 350 से 400 पॉइंट की रैली निफ्टी में ड्यू है, और बैंक निफ्टी में भी यहां से रिवर्सल हो सकता है। तो पुल बैक रैली आई एम एक्सपेक्टिंग। हालांकि 17,500 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना भी बेटर रहेगा। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पुल बैक जरूर आ सकता है।
पुल बैक मान के चलिए इसको, रिवर्सल अभी साइंस नहीं दिख रहे हैं बाजार में। रिवर्सल के 17,450 से 17,500 तक के लेवल विनय यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और 17,500 के आसपास आपको कहीं ना कहीं आकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमने देखा कि ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी। सिंगापुर जीआरएम बढ़ने से आज रिफाइनिंग शेयरों में हमने देखा जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ये जीआरएम्स क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हमारे साथ सब डिटेल के साथ। सौमित बताइए। पहले तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम की खास की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन तो लो है ही इन कंपनीज़ की कंपेयर टू अदर स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। अगर हम देखते हैं जो कि एशिया का बेंचमार्क है वो 18 से $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 2012 के लेवल पे है। तो ये काफ़ी एक सर्ज होने के कारण हमें ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग गेंस हमें एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम में दिख रहा है। अभी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्या होता है? जब भी आप एक क्रूड के बैरल को प्रोसेस करते हैं और रिफाइन करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में जो मार्कअप मिलता है इन रिफाइनर्स को, उसे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं। अब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन हायर होगा तो ऑयल रिफाइनर्स की जो अर्निंग्स होगी वो भी हायर हो सकती है, और इसी कारण सिंगापुर ये एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम में अच्छा खासा बज़ दिख रहा है। अभी अगर आप सिर्फ अप्रैल मंथ का एवरेज देखेंगे सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का, तो वो $18 के आसपास है, जो कि 2 टाइम से ज़्यादा है फोर्थ क्वार्टर FY22 के एवरेज के सामने। फोर्थ क्वार्टर में ये करीब $8.1 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स होंगे कंपनीज़ की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ब्रेंट क्रूड हायर एवरेज कर रहा था। अगर हम देखते हैं तो करीब $98 के आसपास ब्रेंट क्रूड एवरेज कर रहा था फोर्थ क्वार्टर में, एज अगेंस्ट $80 का जो एवरेज था थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और सिक्वेंशली जब भी ब्रेंट क्रूड हायर एवरेज करता है तो ये ऑयल रिफाइनर्स इन्वेंट्री गेन रिपोर्ट करते हैं। उसी के साथ सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी सिक्वेंशली हायर था। तो बेटर फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स एंड बेटर अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट के कारण हमें ये एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। ओके, तो सिंगापुर जीआरएम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, इसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। आस्था, इस समय जब हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, कई ट्रेडर्स को, कई इन्वेस्टर्स को शायद ये भी लालच होता हो कि ये जो शेयर्स चल रहे हैं हमने मिस कर दिए हैं कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है एमआरपीएल हुआ या चेन्नई पेट्रो हुआ या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉर दैट मैटर, जो पिछले 2 दिनों में करीब 6 से 7% चल गया है, इसमें अभी कोई स्टीम बाकी है? यहाँ से एंटर करना ठीक है या आप लेट हो गए हैं? तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी एमआरपीएल के बारे में। मेरे हिसाब से जिस तरह से कंपनी ने नतीजे भी पेश किए थे, बेहद स्ट्रॉन्ग नतीजे थे, क्योंकि जीआरएम्स ऑलरेडी वहां पे इंप्रूव होके आए थे। मेरे हिसाब से 9.2 पर बैरल के हिसाब से जीआरएम्स वहां पे इंप्रूव्ड हुए थे। और अगर मैं कोर जीआरएम की बात करूं तो $8 पर बैरल का कोर जीआरएम था। और अब आने वाले टाइम में जीआरएम्स और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे, वो हम सब जानते हैं, जिस तरह से यहाँ पे प्राइसेस भाग रही है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोग भी लॉकडाउन यहाँ अवॉइड कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन अवॉइड हुआ तो मेरे हिसाब से ये जो डिमांड है ये बिल्कुल बनी रहेगी, जो इन स्टॉक्स को और ज्यादा यहाँ पे ऊपर की तरफ धकेलेगी। तो एमआरपीएल मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे और स्टीम बाकी है। आज काफी तेज था ये काउंटर। मेरे हिसाब से कल हो सकता है कि थोड़ा सा एक करेक्शन आए, करेक्शन में नहीं बट थोड़ी सी नरमी आए। तो मेरे हिसाब से अगर नरमी आती है तो एमआरपीएल खरीदने के ज्यादा बेहतरीन मौके होंगे। मैं एमआरपीएल को खरीदने की सलाह दूंगी ऑन डिप्स अराउंड 65-66, और इसमें फिर हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो आगे जाते हुए 75 से 80 के रहेंगे लॉन्ग टर्म में। ओके, 75 से 80 तक के टारगेट एमआरपीएल में देखने को मिल रहे हैं। विनय, आरआईएल, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, ये 3 स्टॉक जो इस स्पेस में लगातार चल रहे हैं, आप किसको पिक करेंगे? जी, जबरदस्त रैली आई है चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में, और जिस तरह के अपर सर्किट पे चेन्नई पेट्रो को बंद होते हुए देखा है तो ऐसा इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग कि ये स्टॉक 5 से 10% और गैप अप कल के सेशन में हो। तो इतना ऊपर लेना भी इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि पहले से ही स्टॉक में टेक्निकल ब्रेकआउट्स आ चुके हैं। हालांकि न्यूज और डिस्कशन जो है वो अभी आ रहे हैं, बट इसके टेक्निकल ब्रेकआउट, चार्ट्स में ब्रेकआउट काफी पहले दिख गए थे। काफी नीचे के लेवल पे चेन्नई पेट्रो जब था उसमें ब्रेकआउट आया था। तो इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड इन द प्राइस
up to some extent, और after tomorrow's gap up opening which is most likely कि gap up होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनेगी जिस तरह से इसके पोजिशनल सेटअप्स हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स, वीकली और मंथली चार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली स्टीम इज स्टिल लेफ्ट फॉर द पोजिशनल ट्रेडर एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। बट आप किस लेवल पे इस पे एंट्री करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड आफ्टर गैप अप ओपनिंग ऑफ टुमारो। तो थोड़ा करेक्शन है उसके बाद ही लीजिए, कम से कम 15 से 20% का करेक्शन ऊपर के लेवल से आए तो इस स्टॉक्स में आप पोजिशनल व्यू ले सकते हैं। जब तक रिलायंस की बात है तो रिलायंस में यस, जिस तरह के पैटर्न बनी और जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस इस सेक्टर ने एज वेल एज दिस स्टॉक ने लीडरशिप दिखाई है, तो मैं अभी आपको कॉल लेना है तो मुझे लग रहा है कि इन 3 स्टॉक में से आई वुड गो फॉर द रिलायंस। थोड़ा बहुत इंट्राडे डिप पे ले सकते हैं, 2700 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस का जो ऑल टाइम हाई है जो 2751 का है वो जल्दी ही क्रॉस हो जाएगा और 2800 के बियॉन्ड भी जा सकता है। तो इन 3 स्टॉक में से एग्जीक्यूशन करना मेरे हिसाब से रिलायंस में ज्यादा पॉसिबल है लॉन्ग साइड पे, तो आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग इन रिलायंस विद अ एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर रिलायंस में कुछ डिप पर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर जो उसका ऑल टाइम हाई है वो भी क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो वो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी भी, जैसा आस्था बता रही हैं अगेन, लेकिन डिप पर खरीदिए, स्टॉक बहुत चल चुके हैं, स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिए। चलिए कल आने वाले कुछ नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। नेस्ले के नतीजे कल आएंगे, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? पहली तिमाही के नतीजे हैं यहाँ पर CY22 के। मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, क्या एक्सपेक्टेशन है कल नेस्ले के नंबर से? तो ये पहली बड़ी FMCG कंपनी है जो अपने अर्निंग्स पोस्ट करने वाली है, और यहाँ पे देखा जाए तो मेनली सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 9% होगी, पर ये मेनली ग्रोथ जो होगी प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम्स थोड़े कम ही होंगे ये टाइम। रूरल स्लोडाउन की भी काफ़ी FMCG कंपनीज ने बात की है, तो उसके कमेंट्री का क्या आएगी वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्ट करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, 1% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और मार्जिन में तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। इबिटा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है 23.8% वर्सेस 25.8% लास्ट ईयर में जो थे। तो ओवरऑल प्राइसिंग लेट ग्रोथ होगी, मार्जिन में प्रेशर, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है उसकी बहुत सारी प्रेशर आ रही है उसके मार्जिन्स पे, ग्रॉस मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स पे। फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गए तो उसकी भी प्रेशर ओवरऑल आ रही है मार्जिन्स पे। उसके अलावा देखा जाए तो वॉल्यूम्स में थोड़ी सी स्लो डाउन होगी मार्जिनली, बिकॉज ये टाइम वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे, पर आउट ऑफ होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म करें, उनकी क्या ट्रेंड्स है, मे बी वो लीड करेंगे ये टाइम की ग्रोथ को। और जो फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए वो है कॉमेंट्री क्या है रूरल डिमांड पे, ओवरऑल महंगाई पे, प्राइसिंग पे क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, और डिमांड ट्रेंड्स ओवरऑल क्या है पैकेज फूड की, वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे ओवरऑल नेस्ले से। शुक्रिया उस पूरे अपडेट के लिए। आस्था, एक और बड़ी कंपनी के नतीजे नेस्ले यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि पूरे जो FMCG स्पेस है वहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने की वजह से, जैसा विनी भी बता रही हैं, मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस समय अगर FMCG स्पेस को प्ले करना है तो कैसे करना होगा? कौन से स्टॉक पर फोकस करेंगी आप? देखिए बिल्कुल ये बात सही है। इनफैक्ट अगर मैं नेस्ले की ही बात करूं तो इन लोगों ने यहाँ पे प्राइस हाइक लिया था, मैगी में लिया था और कुछ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी लिया था, क्योंकि जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जब भी FMCG कंपनीज प्राइस हाइक लेती हैं तो वॉल्यूम पे असर पड़ता है, और मेरे को लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे हमें पूरा अक्रॉस द बोर्ड एक वॉल्यूम ग्रोथ एक कंसर्न निकल के आएगा। अगर नेस्ले की पर्टिकुलर बात करें तो इन्होंने कोशिश की थी कि जो मार्जिन हैं वो श्रिंक होने वाले हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए इन्होंने कुछ एड स्पेंड्स पे यहाँ पे रिडक्शन भी किया था, कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश की थी। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड FMCG कंपनीज में अभी यही देखने वाली बात है कि ग्रॉस मार्जिन में जो रिडक्शन आता है वो कितना परसेंटेज रहता है, और उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी यहाँ पे कैसे स्टेप्स ले रही है। जैसे कि नेस्ले ने एड स्पेंड्स में अपने यहाँ पे कमी करी है, तो इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। तो अभी मैं इस पैक में तो थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करूंगी, एक बार कंपनी के नतीजे आ जाए, कॉमेंट्री कैसी रहती है, किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। नेस्ले पर्टिकुलर की बात करूं तो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं। अगर उससे ऊपर आती है तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए काफी बढ़िया रहेगा, और स्टॉक यहाँ पे और भी हमें परफॉर्म अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 19,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स में ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आए। तो अभी तो मेरी नजर हाल फिलहाल सिर्फ नेस्ले पे बनी हुई है।
नेस्ले पर बनी है एफएमसीजी स्पेस में और नतीजे कल आने ही वाले हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। कल एक बार नतीजे आने दीजिए, फिर देखिए कि यहाँ से क्या डिसीजन लेना है। एक और कंपनी के नतीजे आएंगे कल, वो है HCL टेक। क्या अनुमान है HCL टेक के नतीजों से? मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या एक्सपेक्टेशन है? हमने देखा इन्फोसिस और TCS के नंबर्स तो कुछ डिसअपॉइंटिंग थे, इससे क्या उम्मीद है यहाँ पर? HCL टेक के नतीजे पे फोकस रहेगा, लेकिन लार्जली देखा जाए तो आपके जो आंकड़े की बात करें तो रेवेन्यू लगभग सपाट रहने वाले। हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स में दबाव ज़रूर पड़ेगा वेज कॉस्ट और आपके सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण। मार्जिन्स में अनुमान है कि 70 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 18.3% तिमाही दर तिमाही पर जो है आंकड़े आने वाले हैं। पैट में भी लगभग 2.5% का डिक्लाइन का अनुमान है। जो FY23 की गाइडेंस होती है, यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो FY23 में भी देखा जाएगा। और इसके अलावा एक मॉडरेशन हो सकती है आपकी एबिट मार्जिन में, जो पहले 18 से 20% की जो गाइडेंस थी वो हो जाएगी। अगर जो पहले वाली गाइडेंस थी लगभग 19 से लेकर 21% का था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आगे जाते हैं वो रहेंगे कि जो CC ग्रोथ है, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ, ये जो है मॉडरेट होने वाली है, लगभग 0 to लेकर 1% का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ग्रोथ ऑल अक्रॉस रहने वाले सेगमेंट में, स्पेशली आपके IT सर्विसेज और R&D सर्विसेज को लेकर। हालांकि एक सीजनल डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा, क्योंकि चौथे तिमाही IT कंपनियों के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होती है। और याद रखिए PNP सेगमेंट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, यहाँ पे भी जो है हाई बेस दिखने मिली थी लास्ट क्वार्टर पे। इसके अलावा कोर सर्विस बिजनेस में भी जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स पे जो है दबाव ओवरऑल देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर वो उम्मीद है HCL टेक के नतीजों से। लेकिन विनय, IT स्पेस अगर पूरी बात करूँ मैं, तो हमने देखा इन्फोसिस के नंबर्स पसंद नहीं आए बाजार को, काफ़ी दबाव देखने को मिला। आज एक रिबाउंड ज़रूर है, इधर TCS पर भी दबाव था पिछले कुछ दिनों में। IT एज अ पैक जो है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है? इस समय बड़े IT स्टॉक्स पर रहना चाहिए या मिड कैप IT जो है वो बेटर रिटर्न दे पाएंगे? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी में ही रहना चाहिए, मिड कैप आईटी में ज्यादा रिस्क है। जिस तरह के चार्ट के डेवलपमेंट हुए हैं, डेफिनेटली अभी आईटी एज ए सेक्टर ही वीक है पूरा, और लार्ज कैप सेक्टर स्टॉक्स भी वीक लग रहे हैं। लेकिन कंफर्ट जोन मुझे लग रहा है इस लेवल से लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इन स्टॉक्स में ज्यादा सेफ्टी लग रही है। कई और थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म में एक ओवरसोल्ड भी हो चुके हैं। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होगी। तो आई वुड प्रिफर रिमेनिंग इन द स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो और TCS, बिकॉज अभी जहां पे सेक्टर्स में जिस तरह के नेगेटिविटी रिजल्ट्स की वजह से आ रही है, तो थोड़ी बहुत सेफ्टी उस लिहाज से लार्ज कैप में ही बनती है। आई वुड प्रिफर अवॉइडिंग स्टॉक्स इन मिड कैप सेगमेंट ऑफ द आईटी। तो आई वुड रिमेन विद द इन्फोसिस, विप्रो और TCS और HCL टेक डेफिनेटली फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म में बड़े IT स्टॉक्स पर ही रहें तो बेहतर रहेगा, उनमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान जो हैं वो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक आइडियाज़ लाए हैं आपके लिए। वक्त है VIP शेयर का। आस्था, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर बाजार में जो रिबाउंड हमको दिख रहा है उसको प्ले करने की ज़रूरत है, तो कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? जी सौमित्र, देखा जाए तो टिनप्लेट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि कंपनी नतीजे भी ऑलरेडी यहाँ पे पेश कर चुकी है जो कि बेहतरीन नतीजे माने जाएंगे। तो नतीजों के फ्रंट पे कंपनी ने यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्म किया है और मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया एक काउंटर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 460, उसके बाद 490, और ये जो कॉल दी जा रही है ये एक पोजिशनल कॉल है, ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो जिनका भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस का है वो इसमें यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। टिनप्लेट में मैं बाइक की रिकमेंडेशन दूंगी। तो ये ध्यान रखिए कि ये इंट्राडे कॉल नहीं है, ये एक पोजिशनल कॉल है। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन कम से कम इसको देने होंगे। इन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं आप। 460 से 490 तक के टारगेट टिनप्लेट में आस्था को दिखाई देते हैं। विनय, आपकी बारी, कौन से स्टॉक्स पर आपका फोकस होगा कल? जी, मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है और उनका भी टाइम फ्रेम करीबन 1 वीक जितना ही है, तो इट इज नॉट एन इंट्राडे कॉल। फर्स्ट इज BPCL। जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे थे कि पूरे ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी स्टॉक्स में काफ़ी सारी तेजी थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। IOC तो पहले से ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन
लेकिन BPCL ने भी आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ, एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे आते हुए देखा है। तो BPCL में शॉर्ट टर्म में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 390 के लेवल पे आप लॉन्ग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस आपका 382 का होना चाहिए। ऑन दी अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग 405 का टारगेट आने वाले सेशंस में आपको देखने मिले। जो दूसरा जो पिक है वो केमिकल सेक्टर में से है, वो है गुजरात अल्कलीज। गुजरात अल्कलीज का टेक्निकल सेटअप काफी बढ़िया है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स में पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। एक रनिंग करेक्शन देने के बाद आज उसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया है और जिस तरह से ये केमिकल जो बनाता है, जो कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो वो इसको कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हो सकता है। तो आने वाले रिजल्ट्स भी इसके काफी अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्निकल प्लस फंडामेंटली दोनों अगर कंबाइन करें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हो सकती है। तो गुजरात अल्कली में लॉन्ग कीजिए 953 पे। स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 930 का रहेगा और ऑन दी अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 से 5 सेशन में 1010 का टारगेट दिखा सकता है। तो एक बार फिर से पोजिशनल कॉल्स हैं यहाँ पर, एंट्री लेवल पर बन सकती है लेकिन वक्त देना होगा 4 से 6 ट्रेडिंग सेशन का। गुजरात अल्कली एक बाय कॉल और BPCL यहाँ पर पूरी ही हम देख रहे हैं रिफाइनिंग स्पेस में तेजी है। ये 2 स्टॉक्स विनय की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विनय और आस्था समय निकालकर आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।